हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब पॉलीटेक्निक ईजी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग केमिस्ट्री के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। यानी कहने का मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके पूरे केमिस्ट्री के जो आपके सिलेबस है, पूरे इंटायर सिलेबस है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। ये सभी एमसीक्यू कुछ पीवाईक्यू से लिए गए हैं एंड देन आपके एक्सपेक्टेड मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके अनुसार से लिए गए हैं। तो सभी के सभी प्रश्न आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड्स। इससे पहले हम लोगों ने क्या किए थे, फिजिक्स के टॉप 50 एमसीक्यू को किए थे। यदि आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे तो जाइए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे भी आप लोग जरूर देख लीजिए। फिर हम लोग केमिस्ट्री देखेंगे एंड देन फिर हम लोग मैथमेटिक्स के ऊपर स्विच करेंगे। यदि आप इन सभी सेशन का पार्ट 2 चाहते हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि इसका पार्ट 2 भी ज़रूरी है, देन हम लोग पार्ट 2 भी करेंगे। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी की अपने इस सेशन को फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन आपका सॉलिड स्टेट से लिया गया। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टल ये ठोस की विशेषता नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए, आपसे बोल रहा है कि क्रिस्टलीय सॉलिड की कौन सी विशेषता नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा कह रहा है डिफिनिट एंड रेगुलर ज्योमेट्री। तो ये उसकी विशेषता होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, गुण होता है कि उसकी निश्चित मतलब उसका क्या डिफिनिट शेप रहेगा एंड एक उसका एक क्या रहेगा, निश्चित ज्यामिति रहती है। सेकेंड हमारा ऑप्शन है शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो जी हाँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड की शार्प मेल्टिंग पॉइंट होती है। देन ऑप्शन नंबर सी हमारा है आइसोट्रॉपिक इन नेचर। तो जी नहीं, ये जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो आइसोट्रॉपिक नहीं, वो हमारा क्या रह जाता है, एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर हो जाता है। मतलब बोले तो क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। एंड लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट की बात करें तो ये भी उसके गुण होते हैं। यानी करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आइसोट्रॉपिक इन नेचर ये हमारा एमॉर्फस सॉलिड होता है। सॉलिड दो प्रकार के होते हैं हमारे, कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो बाकी ऑप्शन ए बी से जो दिए गए थे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मतलब उसकी गुण थी। बट आपसे पूछा गया कि कौन नहीं है, तो यहाँ पे आइसोट्रॉपिक इन नेचर जो दिया गया यही उसके गुण नहीं है। ये किसके गुण है, तो ये एमॉर्फस सॉलिड के गुण है। इससे एक क्वेश्चन आपका रहेगा एंड एक क्वेश्चन आपका बनेगा डिफेक्ट्स के रिगार्डिंग, आगे मैं आपको कराऊंगा। ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन था। फिलहाल चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है विच लॉ रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस विथ इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। कहने का मतलब है कौन सा नियम, नीचे आपको कुछ नियम दिए गए, इनमें से कौन सा नियम विलयन के गैस एवं आंशिक दबाव को उसके मोल अंश से संबंधित करता है। तो हेनरी जो है ये साइंटिस्ट थे, यह एक लॉ दिए थे कि जो प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, उसके मोल, जो उसके जो यहाँ पे देखिए बोला है ना, कहीं लिखा होगा मोल फ्रैक्शन से रिलेट करते हैं एक्स। एंड ये हमारा जब हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो आप लोग को पता है एक कांस्टेंट आता है, तो हमारा क्या हो जाता है, इसको हम लोग हेनरी कांस्टेंट के नाम से जाने थे। और यह जो लॉ था वो हेनरी दिए थे और इसी रिलेशन से हम लोग प्रेशर एंड ये जो हमारा मोल फ्रैक्शन है इसके बीच संबंध स्थापित करते हैं। तो यह लॉ किसने दिया था, तो हेनरी दिए थे। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हैज़ द हाईएस्ट कंडक्टिविटी। मतलब यहाँ पे कुछ केमिकल दिए गए, हिंदी में पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोलाइट की चालकता सबसे अधिक होती है। मतलब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोलाइट दिए गए। इलेक्ट्रोलाइट क्या मतलब भैया, वो पानी में घूम के बहुत तेज़ी से करंट को पास करेगा, मतलब सीधा आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसमें से वो कौन सा है इलेक्ट्रोलाइट, तो आपको पता होगा HCl। जो HCl है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट, मतलब ये सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी शो करता है। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है एंड कम्प्लीटली डिजॉल्व होता है पानी में और आयन को रिलीज करता है, जिससे कि आयन रिलीज होता है और इस आयन के कारण बहुत धराधर बहुत तेज़ी से कंडक्टिविटी बनता है और कंडक्ट मतलब बोले तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा फ्लो करता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड अपॉन। मतलब किसी अभिक्रिया की दर नियतांक किस पर निर्भर करती है। मतलब कोई रिएक्शन चल रहा है हमारा, वो किस पे निर्भर करता है, उसकी सांद्रता पे, उसकी समय पे, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे। मतलब ये रिएक्शन 5 मिनट में होने वाला, 10 मिनट में होने वाला, मतलब वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे कैसे, तो देखिए समीकरण के अनुसार, मतलब आर्हेनियस जो थे एक साइंटिस्ट थे, उसके समीकरण के अनुसार तापमान बढ़ाने से दर का नियतांक, मतलब इसका जो
रेट ऑफ रिएक्शन था ना, दर का नियतांक, वो इंक्रीज हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। तो दर का नियतांक जो है वो किस पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इसे किसने कहा था, तो आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा हम लोग इसे जानते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एडजॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम अ सरफेस इज कॉल्ड। कहने का मतलब है, सिंपल हिंदी में इसे हम लोग अगर समझेंगे तो कह रहा है किसी सतह से अवशोषित पदार्थ को हटाने की क्रिया कहती है। जैसे मान लीजिए यह आपका टी शर्ट है, आप खाना खा रहे थे मैगी, ठीक है, सॉस इस पे गिर गया, सॉस इसको ये एब्जॉर्ब कर लिया, यही बोल रहा है एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, मतलब अवशोषित कर लिया। अब इसको हटाना होगा आपको सॉस को, तब ना पहन के जाइएगा भैया बाहर, तब ना स्टाइल मारिएगा, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो डिसॉर्प्शन कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन क्या है, मतलब डिसॉर्प्शन वह प्रक्रिया है जिसमें अवशोषित अणु को सतह से निकाला जाता है। जैसे आप अपना टी शर्ट में से सॉस को निकाल रहे हैं, तो यही हमारा डिसॉर्प्शन हुआ। यह PYQ का क्वेश्चन था, तो इसे आप लोग हाईलाइट करके रख लीजिए, ये पूछा जा सकता है फिर से। विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज इन द फोर्थ फ्लोटेशन, मत कहने का मतलब है झाग उत्प्लवन विधि में किसका उपयोग किया जाता है। यह यूनिट 6 मैंने आपको अच्छा से कराया था और आपको बताया था, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो फोर्थ फ्लोटेशन में पाइन ऑयल का उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं, तो क्योंकि झाग बनाने के लिए हम लोग पाइन ऑयल का उपयोग करते हैं। और इस मेथड से कौन से अयस्क का सांद्रण करते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में यह बता दीजिए। यहाँ पे पढ़ सकते हैं, झाग उत्पन्न करने के लिए सल्फाइड अयस्क, हम बोले ना सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। याद रखिएगा, यह पूछा जाता है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण के लिए कौन सा उपयोग करते हैं, तो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस का उपयोग करते हैं। और उसमें कौन सा ऑयल यूज करते हैं, तो उसमें पाइन ऑयल यूज करते हैं। पाइन ऑयल क्यों यूज करते हैं, तो झाग उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इनको याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। कह रहा है दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन H3PO4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण क्या होगी। तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना बहुत इजी तरीका से एक वीडियो में बताया हूँ, काफ़ी छोटी वीडियो 10 मिनट की वीडियो, उससे आप लोग देखिए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमसे किसका पूछा गया, फास्फोरस का, तो हाइड्रोजन का एक होता है, 1 × 3 हो जाएगा। एंड देन हमारा फास्फोरस का बोला गया, तो फास्फोरस को हम लोग x मानेंगे। एंड ऑक्सीजन का -2 होता है। ये -2 कैसे होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ। यदि आप वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ जाइए और वीडियो को देखिए। अब आप लोग इसे सॉल्व कीजिए और आंसर आपका क्या आ जाएगा, +5 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा। x बराबर आपको निकालना है, तो x बराबर यहाँ पे +5 हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स। कोई भी डाउट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्लीज़ निकालना सीख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कर रहा है, विच प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय ट्रांजिशन मेटल, मतलब कौन सा गुण ट्रांजिशन धातुओं द्वारा शो नहीं किया जाता। ये भी मैंने बताया था यूनिट 6, 7, 8, इन तीनों को हम लोग कवर किए हैं। एंड और भी बहुत सारे यूनिट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप यूनिट वाइज वाले वीडियो को जरूर देखिए, बहुत सारे आपके MCQ वहाँ से क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। कह रहा है ट्रांजिशन धातु निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं दर्शाती, कह रहा है परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था। तो यह भैया दिखाती है, मतलब जो ट्रांजिशन एटम रहते हैं ना, वो क्या है ना, ट्रांजिशन धातु सॉरी, वो क्या है ना, उसका ऑक्सीडेशन कोई फिक्स नहीं होता बाकी मेटल की तरह, इसका बदलते रहता है, यानी वेरिएबल रहता है। यानी ये दिखाता है हमको एग्जाम में ध्यान देना है, नॉट बोला मतलब जो नहीं करता है उसको चूज करके आना है। एक गलती कीजिएगा आपका नेगेटिव मार्किंग होगा और आप पीछे छट जाइएगा, बहुत बहुत पीछे। फिर बोल रहा है कलर कंपाउंड, तो जी भैया वो कलर रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि उसका डी ऑर्बिटल यदि अच्छा से फिल नहीं होता, जिसके कारण वो रंगीन चमकता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ बेस ऑक्साइड, तो जी नहीं भैया, वो बेस ऑक्साइड नहीं बनाता है, ये उसका प्रॉपर्टी नहीं है। बोले तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने में भैया सबसे आगे, जितना कॉम्प्लेक्स बनाता है यही बनाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट फिर देखिए आपका किससे आ गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया, पूछेगा ही पूछेगा 7, 8, 9, ये पूरा हम 6, 7, 8, 9 ये तीनों यूनिट ऑलरेडी कराए हैं, और भी यूनिट कराए मैं आगे बताते जा रहा हूँ कौन कौन सा कराए। जल्दी से जाएं, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ देखें, अगर देखें फिर भी आप ये जवाब नहीं दे पा रहे तो भैया बहुत गलत है, आपने वीडियो को पूरा नहीं देखा, स्किप किया है। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको एक एक ट्रिक, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए तो मैंने आपके लिए अलग ही वीडियो बनाया हूँ फ्रेंड्स, फिर भी आप लोग जवाब नहीं दे रहे, ये अच्छी बातें नहीं है। कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe
FeCN6 का पावर -4 है, तो इसमें आपका Fe का संयोजन संख्या बताना है। तो Fe का संयोजन संख्या, जब भी आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन वाला पूछे ना, तो इसमें ध्यान देना, ये क्या है, एक तरीके का हमारा लिगेंड्स है। एंड लिगेंड्स में देखिए, ये जो Cn का पूछ रहा है ना, Cn के साथ कितना लगा हुआ है, 6 लगा हुआ है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें उस मेथड से निकालने का जरूरी नहीं है, ये क्या है, एक लिगेंड्स है। और Cn के पास कितना देख रहे हैं, 6 लगा हुआ है ना, तो 6 ही हमारा क्या हो जाएगा, 6 हमारा उसका क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर आप आसानी से निकालना सीख लीजिए, आपके एग्जाम में पूछेगा। इससे ज़्यादा जरूरी है ऑक्सीकरण संख्या, तो आप लोग पहले ऑक्सीकरण संख्या जरूर सीख लेना। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या है, ये आपका यूनिट 11 से लिया है, ऑलरेडी मैं आपको कवर कर चुका हूँ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कह रहा है फिनॉल इज मोर एसेटिक देन अल्कोहल। फिनॉल क्या रहता है भैया, यही है ना आपका फिनॉल, इस पर एक OH लग जाता है, यही हो गया फिनॉल, कहीं भी लगा दीजिए, ठीक है। तो इस पर OH लग जाता है, तो यही हमारा फिनॉल है। तो कह रहा है फिनॉल इज मोर एसिडिक, मतलब फिनॉल क्या है, ज़्यादा एसिटिक देन अल्कोहल है, मतलब फिनॉल ज़्यादा एसिटिक है अल्कोहल से। क्यों है, तो होने का कारण होता है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन। मतलब क्या, इसमें ये जो रहता है ना, हम आपको बताया था कि इसमें क्या रहता है, रेजोनेंस के कारण रहता है, जिसके कारण स्टेबलाइजेशन, मतलब फिनॉल आयन की अनुनादी अस्थिकरण से, मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन के कारण फिनॉल हमारा क्या रहता है, तो फिनॉल हमारा मोर एसिडिक हो जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, फीलिंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। फीलिंग परीक्षण किसके पहचान के लिए किया जाता है, कीटोन के लिए, अल्कोहल के लिए, अल्डिहाइड के लिए, तो ईस्टर के लिए। तो फीलिंग सॉल्यूशन का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का क्या सूत्र होता है, CHO होता है, तो इसे याद रखिएगा। एंड इसके नाम का, इसका क्या कहते हैं, नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है एक अलग वीडियो में, तो प्लीज़ आप लोग देखिए यूनिट 11 एंड 12 के भी वीडियो को, ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ इन सभी क्वेश्चन को। तो फीलिंग टेस्ट क्या है, मैंने उस वीडियो में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से। यूनिट 13 से क्वेश्चन नंबर 12 है, एनिलीन इज लेस बेसिक देन इथाइलिन ड्यू टू, मतलब एनिलीन एथिलीन की तुलना में क्षारीय कम होता है। क्यों क्षारीय कम होता है, तो भैया सेम यही रेजोनेंस के कारण ही क्या रहता है, वो कम क्षारीय रहता है। एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा, आपको इजीली क्लियर होगा, ऑलरेडी मैंने इसको कवर किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए किसका है, बायोमोलिक्यूल्स। यह यूनिट मैंने आपको नहीं कवर किया है, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर। एक वीडियो में जल्दी, कल मैं इसको दोनों को वन शॉट में कंप्लीट कर दूंगा, एंड इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ एक साथ हम लोग क्लियर करेंगे, यानी इसका वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा। इससे टोटल क्या है ना, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर से टोटल 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, 2 इससे बनते हैं, 2 इससे बनते हैं, कभी कभी पॉलीमर से एक क्वेश्चन ज़्यादा आ जाता है या फिर बायोमोलिक्यूल से, बट 4 क्वेश्चन मिनिमम है, मैक्सिमम बोले तो 5 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। तो इसे हम लोग कल के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। फिलहाल अभी समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्या है, डाई, बोले तो डिसेक्राइड। मतलब डिसेक्राइड क्या है, तो डिसेक्राइड क्या होता है ना, ये हमारा ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के मिलने से बनता है, और वो उसका मतलब क्या बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के मिलने से, तो हमारा सुक्रोज बनता है। क्वेश्चन में कह रहा था निम्न में कौन द्विदर्शक है, तो निम्न में कौन द्विदर्शक है, तो द्विदर्शक हमारा सुक्रोज हो जाता है। बोले तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी, सुक्रोज कैसे बनता है, तो ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज के मिलने से क्या बनता है, सुक्रोज बनता है, और सुक्रोज ही हमारा डिसेक्राइड है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, पॉलीमर से मैंने बोला ना, बायोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर आपको जल्दी मैं कंप्लीट कराऊंगा, वन शॉट में कराऊंगा, 20 to 30 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। नायलॉन 6 इज मेड फ्रॉम, मतलब नायलॉन 6 किससे बनता है, तो नायलॉन 6 हमारा किससे बनता है, तो क्रेप्टोलैक्टम से बनता है। बोले तो ऑप्शन नंबर A हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नायलॉन 6 इज फॉर्म बाय रिंग ऑफ ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ क्रेप्टेलॉन, मतलब क्रेप्टेलॉन के ओपन रिंग के बहुलीकरण से ही हमारा क्या बनता है, नायलॉन 6 बनता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ का क्वेश्चन है। जल्दी कल के वीडियो में इसको मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा, इसके टोटल क्वेश्चन को। यूनिट 15 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर करा चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है रेनिटिनिन का उपयोग किसके इलाज में किया जाता है, बुखार के लिए, एलर्जी के लिए, एसिडिटी के लिए, पेन के लिए। तो देखिए हम लोग ये जो रेंटाडीन है इसका उपयोग एसिडिटी मतलब पेट में अम्लता आपकी बढ़ जाती है, तो इसका उपयोग करते हैं, जिसके कारण अम्लता हमारी कम हो जाती है।
तो और यह जान लीजिए यह एक तरीका का एंटा एसिड है। एंटा एसिड कहने का मतलब है कि जो एसिड की मात्रा को कम करते हैं उसे हम लोग एंटा एसिड कहते हैं। यदि आप तक वीडियो को नहीं देखें प्लीज़ देखिए, ऑलरेडी आपके सिलेबस के रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारी वीडियो को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। खैर है, शॉर्टकी डिफेक्ट ऑब्जर्व। शॉर्टकी दोष किसमें पाया जाता है? नीचे आपके कुछ कंपाउंड दिए गए, उसमें आपको बताना है शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है। आप लोग सभी डिफेक्ट्स को एक बार रियलाइज कर लीजिएगा एंड देन उसके एग्जाम्पल को पढ़ लीजिएगा। ये यूनिट 1 से है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे डिफेक्ट से। तो शॉर्टकी डिफेक्ट हमारा NaCl बोले तो नमक में देखने को मिलेगा। ये शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है ना, तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन दोनों गायब रहते हैं, डेट्स वाई हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट फॉर्म होता है। कैटायन और एनायन के बराबर मात्रा के रिक्त स्थान के कारण ही बनता है और इसे हम लोग शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। ऐसे भी पूछ सकता है शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन गायब होता है या अनइक्वल नंबर ऑफ, या फिर 2 नंबर एंड 1 नंबर। तो इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन नहीं रहते हैं, खाली स्थान रहते हैं, जिसके कारण शॉर्टकी डिफेक्ट होता है। कह रहा है द वांट ऑफ फैक्टर आई, मतलब वांट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं 4 K4 एफिशिएंसी 6 कह रहा है कि इसका वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा इसमें। तो वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो देखिए K4 आ रहा है तो K हमारा क्या पोटेशियम है, इस पर कितने आयन है तो +4 आयन है, ठीक है। एंड यह हमारा क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था ना, ये एक तरीके का लिगेंड्स है, तो इस पर कितना आयन हो जाता है हमारा, तो इस पर हमारा टोटल 1 आयन हो जाता है। तो बोले तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल इस पर हमारा 5 वांट ऑफ फैक्टर, यानी बोले तो इसका कितना आ जाएगा 5 हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn माइनस 0.6 वोल्ट। कह रहा है Zn मानक इलेक्ट्रोड का विभव है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, न्यूट्रल एंड देन आपका क्या होगा क्रिस्टलाइट, मतलब बोले तो कैटलिस्ट, मतलब कहने का मतलब उत्प्रेरक। तो ये क्या है, माइनस है, माइनस है तो बोले तो क्या हो जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। जहाँ माइनस लगा होता है वो हमारा क्या रहता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहता है। मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मीन्स Zn इज कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। यह क्या करता है, नेगेटिव है। नेगेटिव कहने का क्या मतलब, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे डैट मीन्स ये हमारा क्या है, ये एक तरीके का हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 चल रहा है, PYQ का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। द रेट लॉ ऑफ रिएक्शन इज, मतलब यहाँ पे रेट दिया गया है, क्या कह रहा है, के है, ए के पावर क्या दिया गया 2 एंड बी के पावर 1 दिया गया है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, तो ऑर्डर निकालने के लिए यह दोनों को जोड़ देंगे, यानी 2 + 1 जो पावर है ना, ए का पावर यहाँ पे देखिए अच्छे से लिखा हुआ है, पावर ऑफ ए प्लस पावर ऑफ बी, दोनों के पावर को जोड़ देंगे, जो आएगा वही हमारा ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा 3 हो जाएगा, बोले तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हैबर प्रोसेस। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए हैबर प्रोसेस से हम लोग कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, जल्दी से बताइए हैबर प्रोसेस से क्या बनाते हैं, ठीक है। अब बताइए हैबर प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं, तो हैबर प्रोसेस में हम लोग फेरस का, बोले तो लोहा का उपयोग करते हैं, और इससे हम लोग क्या बनाते हैं, अमोनिया को बनाते हैं। तो इसे आप लोग याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, अमोनिया को बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 21 यूनिट 6 से है, क्या कह रहा है विच मेथड इज यूज टू कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर। कौन सा मेथड सल्फाइड ओर के लिए उपयोग किया जाता है, तो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड का उपयोग करता है, जिसमें हम लोग पाइन ऑयल का उपयोग करते हैं झाग बनाने के लिए। तो देखिए फोर्थ फ्लोटेशन आपका ऑप्शन नंबर बी में है, बोले तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। PYQ का क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा के हर एक तरीके से पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 विच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव। नीचे तो जो दिया गया है निम्नलिखित में से सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक कौन है, तो विद्युत ऋणात्मक हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं, मैंने आपको कंप्लीट कराया था, बताया था सीरीज क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आपका आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव हमारा क्या रहता है, फ्लोरीन रहता है। तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए थे।
क्वेश्चन नंबर 23 क्या रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने ऑलरेडी आपको इन सभी चैप्टर ऑलरेडी कराया हूँ, तो अभी तक आपको कमेंट करना था फ्रेंड्स कि इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होता है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाती है, कौन नहीं दिखाता है। तो ये जो जेड एन जिंक है ना, यह परिवर्तित ऑक्सीकरण संख्या नहीं दिखाती है। तो कितना दिखाती है भैया, तो ये +2 हमारा ऑलवेज शो करता है। बाकी जो आप देख रहे हैं ये सभी का ऑक्सीडेशन मतलब समय के साथ बदलते जाता है। ये नहीं कि भैया ये लॉयल नहीं है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब हमेशा बदलते रहेगा, इस पर कुछ भरोसा नहीं कीजिए, ये सब बदलते जाए। बट जो जिंक है भैया यह +2 ही हमेशा शो करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो डी ऑर्बिटल है ना फुल्ली फिल्ड है, तो इसको कुछ अदलने बदलने का जरूरी नहीं पड़ता है भैया। तो हमारा स्टेबल कौन सा है, तो जिंक है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 करा विच वन इज क्या है, क्लीनेटिंग एजेंट। मतलब कहने का मतलब निम्नलिखित में कौन चिलेटिंग एजेंट है, तो हमारा ईडीएटी। ईडीएटी क्या है, इसका फुल फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। जान लीजिए चिलेटिंग एजेंट मतलब लेजेंड कहने का मतलब है ना, ये जैसे है ना इसके अगल बगल ये मतलब बहुत सारा क्या करेगा, मतलब ये एक दूसरे से मिल के कंपाउंड बनाएगा, रिएक्शन करेगा और बहुत सारे जुड़ के साथ मतलब कनेक्ट होगा और ये बॉन्ड बनाता है, इसलिए हम लोग इसे क्लीनेटिंग एजेंट कहते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, क्लीनेटिंग लेजेंड कहते हैं। सॉरी बोलने में थोड़ी गड़बड़ी हुई, बट याद रखिएगा इसके नाम से फेमस है। ये भी क्वेश्चन आपका PYQ का है एंड इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको एक बार पहले बताया हूँ। क्वेश्चन कह रहा है विच रिएजेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अल्कोहल है, अल्कोहल बहुत तरीके के होते हैं, तो और उसके टाइप्स भी है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है एंड टर्शियरी है। तो मैंने आपको बताया था कि लूकस रिएजेंट जो रहता है ना, कहने का मतलब लूकस टेस्ट है, जिससे हम लोग क्या करते हैं अल्कोहल के बीच में डिस्टिंग्विश मतलब पता लगाता है, अच्छा ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है एंड टर्शियरी अल्कोहल है। तो लूकस टेस्ट से ही हम लोग क्या पता लगाते हैं कि हमारा कौन सा अल्कोहल रखा हुआ है। अल्कोहल वही जो पीने वाला अल्कोहल होता है ना, वही अल्कोहल की बात कर रहे हैं। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग गिव्स अ सिल्वर मिरर टेस्ट। ये भी आपको ऑलरेडी बताया। तो एसिटिल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड है जो सिल्वर मिरर देता है अवक्षेप के रूप में, जिससे हम लोग को पता चल जाता है अच्छा ये क्या है, तो ये एसिटिल्डिहाइड है, जिससे हम लोग को पता लगाते हैं। यहाँ पढ़िए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अल्डिहाइड रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट मेटालिक सिल्वर, मतलब वो क्या सिल्वर जैसा अवक्षेप छोड़ता है। एल्डिहाइड टॉलरेंस अभिकर्मक को क्या कहता है, धात्विक चांदी अपचयित। अपचयित मतलब जो नीचे बचता है ना चांदी जैसा बताता है। ऑलरेडी बहुत अच्छे से मैंने एक एक रिएक्शन आपको एक्सप्लेन किया हूँ, तो प्लीज़ उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना फ्रेंड्स। कह रहा है डायोजनाइजेशन इन्वॉल्व, मतलब डायोजनाइजेशन में क्या होता है, तो जो डायटोनाइजेशन में जो होता है ना हमारा क्या रहता है ना, कि उसमें हमारा प्राइमरी एरोमेटिक एमीन रहता है ना, वो क्या होता है डायोनाइजेशन क्या करता है, डाइजोनियम साल्ट बनाता है। तो इस डाइजोनियम साल्ट बनाने के लिए हमारे HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaNO2 बोले तो NaNO2 मतलब सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करता है एंड देन हमारा क्या बनाता है, डाइजोनियम साल्ट बोलता है। एंड इसी क्रिया को डायोटाइजेनेशन बोलते हैं। मतलब डायोटाइजेशन में क्या रहता है, डाइजोनियम साल्ट बनता है एंड डाइजोनियम साल्ट बनाने के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस NaNO2 बोले तो सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है एंड देन हमारा क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 विच विटामिन इन सिंथेसाइज इन स्किन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कौन सा विटामिन सूर्य की प्रकाश को, मतलब एक सेकंड थोड़ा इसे मैं साइड कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजुअल हो। अब बताइए फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन सूर्य की प्रकाश किरण को त्वचा में बनाता है। मतलब आपको इधर से सनलाइट आ रहा है, ये आपका हाथ हो गया, तो इसमें से सनलाइट के कारण कौन सा विटामिन बनता है। तो आपको पता है धूप में खड़ा रहने से क्या मिलता है भैया, विटामिन डी मिलता है, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। विटामिन डी कैसे मिलता है, तो इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, रिलेटेड नहीं है बट आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, मतलब प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन के ही पॉलीमराइजेशन से हमारा क्या मिलता है, हमारा रबर मिलता है। तो इसे याद रखिएगा, रबर कैसे बनता है, तो रबर फॉर्म बाय
पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन, आइसोप्रीन के बहुलीकरण के कारण ही हमारा क्या मिलता है, प्राकृतिक रबर, रबर बनाने का तरीका है। PYQ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा देखिए क्या कह रहा है, डिटर्जेंट्स वर्क इफेक्टिवली। मैंने आपको केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में सोप बताया एंड देन डिटर्जेंट बताया, दोनों के स्पेशली अलग अलग गुण थे। सोप कहाँ वर्क करता है, डिटर्जेंट कहाँ वर्क करता है। तो डिटर्जेंट आपका क्या है, हार्ड वाटर, बोले कि कठोर जल में काम करता है, बट सोप साबुन आपका कठोर जल में काम नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज न्यूट्रल इन नेचर, मतलब नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड उदासीन प्रक्रिया को शो करता है। इतने सारे ये क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, तो इसमें से कौन सा न्यूट्रल शो करता है, मतलब किसी से अब क्रिया नहीं करेंगे भैया हम अपने खुद से, न्यूट्रल है, तो वो हमारा N2 हो जाएगा, बोले तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, जो हमारा क्या करता है, न्यूट्रल को शो करता है। अब आपको एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, लाफिंग गैस है जी, लाफिंग गैस का सूत्र क्या है, वो कौन सा गैस है जिसे हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स बताना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, बायोमोलिक्यूल से लिया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है विच मेटल इज प्रेजेंट इन विटामिन B2। आपको लग रहा होगा ये बायो का क्वेश्चन है, जी नहीं, बट आपकी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, यूनिट 14 का बायोमोलिक्यूल से लिया गया, उसमें हमें यही सब पढ़ना है फ्रेंड्स। कह रहा है विटामिन B12 में कौन सा हमारा एलिमेंट रहता है, तो उसमें हमारा कोबाल्ट रहता है विटामिन B12 में, तो इसे याद रखिएगा कौन सा रहता है, तो कोबाल्ट रहता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है विच मेटल इज प्यूरिफाइड यूजिंग बाय मॉन्ड प्रोसेस, कौन सी धातु मॉन्ड विधि से शुद्ध की जाती है। मतलब निम्नलिखित में से आपको बहुत सारे धातु दिए गए, कौन सा धातु, आयरन, जिंक, निकेल, कॉपर, इसमें से कौन से धातु को मॉन्ड प्रोसेस से हम लोग प्यूरिफाई करते हैं। मैंने बताया था निकेल, निकेल का हम लोग क्या करते हैं, प्यूरिफाइंग किससे करते हैं, मॉन्ड प्रोसेस से। मॉन्ड प्रोसेस क्या है ना, एक तरीके का वेपर रिफाइनिंग प्रोसेस है। कहने का मतलब पहले हमारा निकेल अशुद्ध था, इसको क्या करते हैं, CO बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलाते हैं, एंड देन ये हमारा क्या बनाता है, कार्बन बोले तो निकेल कार्बोलिन, बोले तो NiCO होल 4 बनाता है, एंड देन फिर इसको हीट करेंगे ना भैया, तो ये CO जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रूप में निकल जाएगा, एंड आपका शुद्ध निकेल बन जाता है। यही मॉन्ड प्रोसेस है। मैंने एक एक प्रोसेस आपको अच्छे से बताया, यूनिट 6 को आप लोग देखिए, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। 2 वीडियो है उसके, एक MCQ का, एक PYQ का, एंड एक आपका जो शॉर्ट नोट्स में हम बताए थे वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या कर रहा है, विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजन नाइट ब्लाइंडनेस। कहने का मतलब है किस विटामिन की कमी से रात का अंधापन होता है, मतलब आपके बॉडी में कौन सा विटामिन कम होगा तो रात का अंधापन आएगा। तो हम लोग ये 9th-10th में ही पढ़े थे, विटामिन A की कमी से होता है, और हम लोग को हरे पत्ता खाना चाहिए, साग सब्जी, जिससे कि हमारा आँख में देखने की क्षमता बढ़ेगी, डैट मीन्स विटामिन A इंक्रीज होगा। व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम फेरेसाइनाइड। पोटेशियम फेरेसाइनाइड का सूत्र आपको बताना है क्या होता है। मैंने आपको कुछ केमिकल फार्मूला दिए थे एंड बोले थे कि वो आप लोग रट लीजिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। आप लोग देख लीजिएगा, मैंने आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ, आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। तो K3FeCN6 को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम फेरेसाइनाइड कहते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा आपके एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ आप लोग पहले से प्रिपेयर रहिए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है इन गैल्वेनिक सेल इलेक्ट्रॉन फॉलो फ्रॉम, मतलब गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करेगा, एक हमारा होता है कैथोड, एक हमारा होता है एनोड। तो जो हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट रहता है, फॉलो रहता है, मतलब जाता है, कैसे जाता है, तो एनोड से वो कैथोड की ओर जाता है। बोले तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर रहता है, एनोड से कैथोड की ओर हमारा रहता है। इससे हम लोग सीधा एक और चीज़ समझ सकते हैं, क्वेश्चन यदि घुमा के पूछे तो फॉलो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन साइट, मतलब ऑक्सीडेशन किस पे रहता है, एनोड पे रहता है, याद रखिएगा एनोड पे ऑक्सीडेशन, एंड रिडक्शन कैथोड पे। रिडक्शन हमारा कहाँ होता है, कैथोड पे। तो इसे आप लोग याद रखिए, पूछ सकता है एग्जाम में, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस ऑन, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे, कैथोड पे, दोनों पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर रिडक्शन टेक्स प्लेस ऑन, रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे, एनोड पे, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे, तो याद रखिए, इसलिए ये एक्सप्लेनेशन कराया गया।
एंड एक्सप्लेनेशन आप लोग जरूर पढ़ें, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करें, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ आपको मिल जाएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप आप जहाँ कंफर्टेबल है वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रमोटर इन कैटलिस्ट, मतलब उत्प्रेरण में प्रमोटर की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले जानिए कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट वो चीज़ है जैसे रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, ठीक है, वो हमारा कैटलिस्ट हो जाता है। एंड बोल रहा प्रमोटर की क्या भूमिका है कैटलिस्ट में, कैटलिस्ट में भी कुछ तो है ना, वो प्रमोटर। कैटलिस्ट को आप ऐसे समझे जैसे गांव में मान लीजिए दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो एक तीसरा आदमी पक्का जरूर रहता है ना, जो इधर बैठा रहेगा एंड इसको भड़काता रहेगा कि हाँ ऐसे बोला, मार मार, छोड़ना नहीं है, पीट देना है। तो इस तरीके का रहता है। तो ये हमारा कैटलिस्ट हो गया, और इन दोनों के बीच जो लड़ाई हो रहा है वो हमारा रिएक्शन हो गया। तो इसके कारण क्या रहता है ना, लड़ाई और भड़क जाता है, मतलब और बढ़ रहा है। तो ये कैटलिस्ट में भी प्रमोटर, इसको भी कुछ ना कुछ अंदर से रहता है चढ़ाने वाला कि हाँ ये दोनों के बीच में झगड़ा लगा, मतलब इसके अंदर के जो ज्वलन चीज़ है ना, मतलब ये इससे जलता है तभी नहीं दोनों के बीच में झगड़ा लगा रहा है। तो इसके अंदर को जलन का बढ़ाने का काम करता है। यानी प्रमोटर क्या करता है, मतलब कैटलिस्ट इसके अंदर के शक्ति को बढ़ाता है कि और लड़ा इसको। यानी कहने का मतलब सेम कैटलिस्ट की ऊर्जा को बढ़ाता है, मतलब इनहेंस द कैटलिस्ट एक्टिविटी, मतलब इसको और चढ़ाएगा कि और भड़काओ, उसको और भड़काओ, खूब भड़काओ। यानी इनहेंस द कैटलिस्ट एक्टिविटी, कैटलिस्ट का एक्टिविटी बढ़ेगा, देन कैटलिस्ट रिएक्शन का एक्टिविटी बढ़ाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। नहीं आएगा कमेंट करना है, फिर मैं बताऊंगा, अगली वीडियो में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज फॉर्म व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड विथ ब्रोमीन वाटर, जब ग्लूकोज को ब्रोमीन जल के साथ ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या बनता है, तो ग्लूकोनिक एसिड बनता है। ऑलरेडी मैं आपको एक बार बताया हूँ जब हम लोगों ने सेट 1, 2 एंड 3 किए थे। ये क्वेश्चन मैं भी आपको सेट 2 में ऑलरेडी करा चुका हूँ, बताया हूँ। तो आप लोग जाके सेट 1, 2, 3 मॉडल सेट कराएं, एंड सेट 4 आपका कमिंग सून है, उस पर काम चल रहा है। क्योंकि सेट जो हम लोग करते हैं तो आपके एग्जाम में वैसे क्वेश्चन है जो हम लोग मॉडल सेट में करते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा पेशेंस रखिए, जल्दी मिलेगा। तो ग्लूकोनिक एसिड हमारा बनता है ऑक्सीकरण से, जब ग्लूकोज को जल के साथ ऑक्सीकरण कराते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या करा है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, तो हमारा एसिटिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ऑलरेडी मैंने बताया था एसिटिक एसिड का केमिकल आपको फार्मूला नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, एंड देन उसका क्या बताना है, IUPAC नाम बताना है, एंड उसका क्या बताना है, उसका सूत्र बताना है कि उसका रासायनिक सूत्र क्या है। और एक बात जान लीजिए, जो विनेगर का खट्टा स्वाद किसके कारण रहता है, विनेगर जो रहता है, आप लोग मोमोज वोमोज खाते हैं ना भैया, चाउमीन उमीन, उसमें विनेगर डालता है, वो जो खट्टापन सा हल्का सा आता है ना, वो एसिटिक एसिड के ही कारण आता है। तो याद रखिए, एक बार एग्जाम में पूछा गया था विनेगर का खट्टा स्वाद क्यों होता है, तो वो एसिटिक एसिड के कारण होता है। इसका IUPAC नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, एंड इसका सूत्र भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको यह बताया गया, पढ़ाया गया यह चैप्टर में। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 40 देखिए हमारा क्या बोल रहा है, पॉलीमर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ का यह क्वेश्चन है, विच पॉलीमर इज यूज टू मेक अ नॉन स्टिकी कुकवेयर, मतलब नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में किस बहुलक से बनाया जाता है। देखे होंगे आजकल अच्छा सा मस्त तावा आता है, बोलता है नॉन स्टिकी है, कढ़ाई भी नॉन स्टिकी, तो उससे बनाने के लिए हम लोग कौन से बहुलक का उपयोग करते हैं, तो टेफ्लॉन है, जो एक तरीके का क्या मतलब है, ये न्यूट्रल टाइप में शो करता है, किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, और ये बहुत अच्छा हीट अवरोधक है, और इसके कारण ही नॉन स्टिकी, मतलब इसमें चिपकेगा नहीं, बिना तेल के बनाइएगा मस्त बन जाता है बिना चिपके, तो इसे बोलते हैं नॉन स्टिकी बनाने के लिए टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। इसे याद रखिएगा, PYQ में पूछा गया था। टेफ्लॉन क्या है, तो एक तरीके का केमिकली इनर्ट है, बोले तो टेफ्लॉन रासायनिक रूप से निष्क्रिय, मतलब इससे कोई अभिक्रिया करता नहीं, और ऊष्मा प्रतिरोधी है, इसलिए इसका उपयोग करते हैं, एंड नॉन स्टिकी इसी के कारण हमारा बन पाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CuNH3 4 होल ट्वाइस 2 पावर 2 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैंने ऑलरेडी आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सिखाया हूँ, नहीं पता है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं बता दूंगा एक शॉर्ट्स वीडियो में, बट आपको अभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है विच फॉर्म ऑफ सिलिका यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट, मतलब सुखाने के लिए सिलिका का कौन सा रूप प्रयोग में आता है,
तो सुखाने के लिए सिलिका का जो हम लोग प्रयोग में लाते हैं, क्या लाते हैं, सिलिका जेल। इसे आप लोग जब आप नया बैग परचेज करते हैं तो उसमें एक पाउच जैसा कुछ देखते हैं, छोटा छोटा दाना, वो हमारा क्या रहता है, सिलिका जेल रहता है। क्यों उपयोग करते हैं कि अगर मॉइस्चर आ रहा है ना तो वो मॉइस्चर को अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा एंड बैग को डैमेज आपका नहीं करेगा। तो सिलिका जेल का हम लोग उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, विच शुगर इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो वो सुक्रोज के नाम से ही जानते हैं। एंड सुक्रोज हमारा क्या है, टेबल शुगर के भी नाम से भी जानते हैं। जो टेबल शुगर जो हम लोग का रहता है ना वो, तो वो हमारा क्या है, सुक्रोज ही रहता है। इसे आप लोग पढ़ सकते हैं, सेम जो मैं अभी बोला वही चीज़ लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन में। मोनोमर ऑफ पीवीसी, पीवीसी का मोनोमर कौन सा है, तो पीवीसी का मोनोमर है विनाइल क्लोराइड, मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। कैसे बनता है, तो विनाइल क्लोराइड यानी VC कह दीजिए शॉर्ट में, बट VC इसका शॉर्ट फॉर्म नहीं है। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से ही हमारा क्या बनता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, ये भी PYQ का ही है क्वेश्चन। जो PYQ का क्वेश्चन है मैं आपको बोल दे रहा हूँ, प्लीज़ उसे अच्छे से थोड़ा नोट कर लेना आप। विच इंडिकेटर इज यूज्ड एज एसिड बेस ट्राइट्रेशन, मतलब अम्ल क्षारक मानक निर्धारण के लिए कौन सा संकेत का प्रयोग किया जाता है। ये हम लोग 9th-10th में ही पढ़े थे और सेम ये भी जानना है तो वो जान जाइए किसका हम लोग उपयोग करते हैं। तो हम लोग फिनोल्फथलीन का उपयोग करते हैं एसिड एंड बेस का पता लगाने के लिए। एसिड एंड बेस का पता फिनोल्फथलीन कैसे लगाता है, तो जब उसको हम लोग एसिड के साथ टच कराएंगे तो वो क्या रहेगा, कलरलेस, कोई भी कलर हमारा शो नहीं करेगा। बट जैसे ही बेस के साथ आएगा भैया, यह अपना पिंक गुलाबी कलर छोड़ना शुरू करेगा, गुलाबी कलर शो करेगा, मतलब पकड़ लेंगे अच्छा बेस, अच्छा कलर नहीं है, ये हमारा एसिड। तो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46, देखिए क्या कह रहा है। व्हाट गैसेस रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ एन एसिड, मतलब कोई भी जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस हमारी रिलीज होती है। तो जब धातु हमारा मतलब कोई भी मेटल हमारा क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमारा H2 गैस रिलीज करता है। एंड मैंने आपको इसका एक मस्त सा ट्रिक बताया था कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है वो निकालने का। तो इस तरीके से आप लोग हमारी प्रीवियस वीडियो को देखिए फ्रेंड्स, एक एक चीज़ ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, किया गया है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। तो फिलहाल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा, मतलब मेटल है, रिएक्ट विथ एनी एसिड, आपका एसिड आ गया, देन ये हमारा क्या करेगा, H2 गैस को रिलीज करेगा, ये एकदम फिक्स है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा आगे कर रहा है, विच मेटल शो अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोट्रोपी, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा अपरूप दर्शाता है, मतलब एलोट्रोपी मतलब अप्रूप होता है, तो कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा अप्रूप दिखाने वाला है, तो ये हमारा कार्बन। कार्बन क्या सबसे ज़्यादा एलोट्रोप दिखाता है। अगर इसके फेमस एलोट्रोप की बात करें तो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरीन हो गया, बल्क मिस्टर फ्लोरीन जैसे C60 से भी हम लोग जानते हैं, और भी बहुत सारे एलोट्रोप है। मतलब सबसे ज़्यादा अप्रूप दिखाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो हमारा कार्बन हो जाता है फ्रेंड्स, तो इसे याद रखिएगा। एंड कार्बन का ये दोनों जो है ना, डायमंड और ग्रेफाइट, इससे आपके क्वेश्चन में रहते हैं। ये जो डायमंड है ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड शो करता है, तो इसे याद रखिएगा। एंड ग्रेफाइट जो है ये हमारा क्या है ना, इलेक्ट्रिक का कंडक्टिविटी भी करता है, तो पूछेगा कि ग्रेफाइट चमकता किस लिए है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको कराया भी हूँ इसी रिगार्डिंग। कह रहा है विच इज़ द हार्डेस्ट न्यूट्रली मतलब विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, कहने का मतलब है प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले सबसे कठोर पदार्थ कौन से। क्वार्ट्ज है तो शीशा नहीं भैया, डायमंड है तो हाँ भैया, जो नेचुरली ज़मीन से खन के नेचुरली प्राकृतिक रूप से कठोर सबसे क्या है, हमारा हीरा है, डायमंड ही है। कैसे है, और डायमंड में कौन सा बॉन्ड रहता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड रहता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या, 49, क्वेश्चन नंबर 49 कर रहा है, विच कंपाउंड इज एडेड टू टूथपेस्ट टू प्रिवेंट डेंटल कैविटी, मतलब दांतों की सड़न को रोकने के लिए टूथपेस्ट में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है। आपके दांत होंगे, खाना खाते हैं, खराब हो सकते हैं, तो उसे बचाने के लिए टूथपेस्ट में कौन सा यौगिक हम लोग मिलाते हैं। दांत अच्छा रखना जरूरी है ना भैया, दांत सेफ नहीं रहिएगा क्या स्माइल कीजिएगा, तो डेली ब्रश कीजिए, दांतों को सेफ रखिए। एंड बताइए टूथपेस्ट में कौन सा हम लोग
कंपाउंड मिलाते हैं तो फ्लोराइड मिलाते हैं। फ्लोराइड क्यों मिलाते हैं? तो फ्लोराइड मिलाने के पीछे के कारण है दांतों की परतों को मजबूत करता है और सड़ने से बचाता है। दांतों की परत क्या रहती है? इनेमल। तो इनेमल को ये मजबूत करता है। याद रखिएगा, दांत की बाहरी परत इनेमल होती है, पूछेगी नहीं बट आपको नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। तो ये क्या करता है? दांत की परतों को मजबूत करता है और सड़ने से बचाता है। तो फ्लोराइड होता है, इसे याद रखिएगा। ये नहीं कि याद रखिएगा आपके टूथपेस्ट में क्या नमक और नींबू है, नमक और मिर्च है, तो ये नहीं याद करना, ये आपको बस ऐड में दिखेगा। बट आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? क्या आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है? मतलब फ्लोराइड का उपयोग क्यों करते हैं? मस्ती के लिए, बट समझिए फ्लोराइड ज़रूरी है। अब आप लोग किसी से पूछिएगा ना, आप क्या आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, ऐसे पूछेगा, नहीं पूछेगा कि नमक और मिर्च है, नमक और नींबू है। फिलहाल चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 में। देखिए बातों करते करते हम लोग कौन सा क्वेश्चन नंबर 50 में आ गए हैं। अगर अभी तक आप हमारे साथ बने हुए हैं तो पक्का ध्यान दीजिए, आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। और हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग पहले क्वेश्चन 50 करते हैं, फिर आगे चलते हैं। कह रहा है विच एसिड इज प्रेजेंट इन सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक तो बहुत भैया पीते हैं, माउंटेन ड्यू पीजिएगा, कोका कोला पीजिएगा, स्प्राइट पीजिएगा, तो ज़रा आंसर भी दे दीजिए, इतना पी रहे हैं तो सॉफ्ट ड्रिंक बोले तो कोका कोला आदि ये सब में कौन सा एसिड उपयोग करते हैं? तो हम लोग कार्बोनिक एसिड का उपयोग करते हैं। अब आप बोलिएगा कि हम तो सुने थे कि उसमें CO2 डाला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो जी हाँ भैया, सही सुने थे। कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप पानी में डिजोल्व कीजिएगा ना, तो वो क्या बनाता है? वो कार्बोनिक एसिड ही बनाता है। मतलब मिलाते तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ही हैं, लेकिन पानी में मिलने के साथ कौन सा एसिड बन जाता है? तो हमारा कार्बोनिक एसिड बन जाता है। केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट है ना, तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बोलिए, थोड़ा लॉजिक के साथ बोलिए, ताकि दो को सुन के बोले कि ये क्या बक रहा है। तो थोड़ा समझ के रखिए, मतलब कौन सा एसिड होता है, तो हमारा कार्बोनिक एसिड हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए कोका कोला पीते पीते हम लोग इसे कंप्लीट कर दिए फ्रेंड्स। हम लोगों ने क्या किया? टॉप 50 MCQ क्वेश्चन को कंप्लीट किया। यदि आप हमारे साथ बने हुए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन किए। पार्ट 2 चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका हमें पार्ट 2 भी चाहिए। देन हम लोग मैथमेटिक्स की ओर भी चलेंगे, फिजिक्स का देख सकते हैं। मॉडल सेट को आप लोग जरूर देखिए, ऑलमोस्ट सभी चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं इंपॉर्टेंट, तो उसे भी आप लोग जरूर देखिए। एंड फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी हम लोग अगली वीडियो में के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करती है फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।